वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। आप लोगों ने मुझे वीडियो देखा बट आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपने जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं दिए। इसका मतलब क्या समझूं कि आपने वीडियो पूरी नहीं देखी या फिर आपको आंसर्स मुझे नहीं दिए आपने। तो आई होप कि इस बार आप मुझे आंसर देंगे। मैं क्वेश्चन पहले ही पूछ रही हूँ, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि जो बेस होते हैं उनकी पीएच की रेंज क्या होती है। बेस होते हैं उनकी पीएच की रेंज आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो उन बच्चों को मेरी तरफ से लास्ट में जो लाइव क्लासेस में हम लोग रिविजन लेंगे जूम मीटिंग पे, उन क्लासेस में इनरोल करने की परमिशन दी जाएगी। ठीक है। सो अमंग द फॉलोइंग, तो आपको बताना है कि बेस जो होते हैं उनकी पीएच की रेंज क्या होती है। अमंग द फॉलोइंग, अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच प्लांट, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है हमारा कि क्षार जो होते हैं अम्ल और क्षार, तो क्षार में पीएच रेंज क्या होती है, पीएच की स्केल पे कहाँ से कहाँ तक क्षार आते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच इज द प्लांट हार्मोन। अब हमारा आज का क्वेश्चन ये है, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन है। तो सबसे पहले हार्मोन क्या होते हैं ये आपको पता होगा। हार्मोन क्या होते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और उन ग्लैंड से एक एक तरीके का लिक्विड या फ्लूइड सीक्रेट होता है, स्त्रावित होता है, और ये फ्लूइड एक स्पेसिफिक काम करता है हमारे शरीर में। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। तो बहुत सारे हार्मोन हमारी बॉडी से निकलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको याद होगा पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटाइन हार्मोन निकलता है, या थायरोक्सिन ग्रंथि, ये थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है किससे, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन निकलता है पैंक्रियास से निकलता है, यानी अग्नाशय से निकलता है। तो आपको ये बताना है प्लांट का कौन सा है। तो हम इसमें से कुछ प्लांट हार्मोन होते हैं और कुछ क्या होते हैं, ह्यूमन हार्मोन्स, ह्यूमन में होते हैं, मानव में होते हैं। हमसे प्लांट हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इंसुलिन जो होता है वो ह्यूमन में निकलता है, मानवों में निकलता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पेंक्रियास से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, और ये ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के काम में आता है। थायरोक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और थायराइड ग्रंथि से निकलने के बाद ये शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो किडनी यानी यकृत के ऊपर ग्रंथि होती है, वहां से निकलता है, और ये 3F यानी कि फ्लाइट फायर एंड फाइट में काम में आती है। मतलब उस समय ये हमारी बॉडी में रिएक्ट करती है। अच्छा, ये जो ऑक्सिन है ना वो प्लांट हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सिन क्या है, प्लांट हार्मोन। तो मैं यहाँ पे कुछ प्लांट हार्मोन के नाम और आपको बता देती हूँ सो दैट कि आप याद कर लीजिएगा। देखिए, प्लांट हार्मोन जो होते हैं ना, एक तो होता है आपका ऑक्सिन, ठीक है, दूसरा होता है एब्सिसिक एसिड, एक होता है साइटोकाइनिन, एक होता है आपका एथिलीन, और एक होता है आपका जिब्रेलिन। ठीक है, ये आपको 5 के नाम याद रखने हैं। और आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि ये जो एब्सिसिक एसिड है ना, ये ग्रोथ यानी वृद्धि नियंत्रक होता है, यानी कि ये वृद्धि होने नहीं देता, प्लांट को बड़ा नहीं होने देता, उसको प्लांट को छोटा रखता है। तो ये वृद्धि नियंत्रक होता है, कंट्रोल करके रखता है, बाकी सब वृद्धि करने के काम आते हैं। वृद्धि करते हैं, प्लांट में ग्रीन लीव्स आती हैं, फल जल्दी पक जाता है, तो इस तरह के सारे काम करते हैं। लेकिन ये हर काम उल्टा करता है, एब्सिसिक एसिड यानी वृद्धि को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो आपको ऑक्सिन को याद रखना है, बाकी ये 5 भी याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक, या जिसे हम कहें जेनेटिक मतलब हो गया आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का फादर किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकता का फादर कहा जाता है मेंडल को। किसको कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। अब आपने ये मेंडलीफ का नाम भी अपनी बुक में सुना होगा। मेंडलीफ ने तो क्या दिया था, पीरियोडिक टेबल दी थी, पीरियोडिक
टेबल दी थी, यानी कि आवर्त सारणी दी थी। किसने? मेंडलीफ ने। लेकिन मैंडल ने क्या दिए थे? जेनेटिक्स के लॉ दिए थे। तो अब यहाँ पे भी मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज के लिए। तो देखें कौन बच्चे सबसे ज़्यादा आंसर देते हैं। जो मेरी पूरी वीडियो के सारे आंसर देंगे, आज वो बच्चा सिलेक्ट होगा, उस बच्चे का नाम अगली क्लास में लिया जाएगा। तो मैंडल जो ये दूसरा क्वेश्चन है कि मैंडल ने 3 लॉज दिए थे, उन 3 लॉज के नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। और जिसके सारे आंसर सही होंगे, जिसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा, उसको हमारी तरफ से रिवीजन क्लासेस फ्री दिए जाएंगे। तो मैंडल हो गया है। मैंडल क्या ने 3 लॉज दिए थे, उन 3 लॉज के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो मैंडल को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल इज यूज टू फोटोग्राफी, यानी फोटोग्राफी में किस केमिकल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है सिल्वर ब्रोमाइड? GAGBR होता है। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा। अब क्या होता है देखना, फोटोग्राफी का मतलब होता है कि जब आपने, जैसे ये कैमरा है, पहले ऐसे कैमरे आते थे, अब मोबाइल कैमरे आने लगे। तो हम जो फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं वो पुराने वाले कैमरों की बात कर रहे हैं, अभी नए वाले जो मोबाइल कैमरेज हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता था कि ये शटर बंद रहती थी, इसकी यहाँ पे एक कैप लगा रहता था, तो ये बंद रहती थी। यहाँ पे पीछे एक, मान लो एक स्क्रीन है या एक रील लगाई जाती थी, और यहाँ पे ना कोई एक फोटो खींचना है, हमें सपोज करते हैं इस पेड़ का फोटो खींचना है। अब क्या होता था, हमें फोटो खींचते थे ना, तो हम इस शटर को यहाँ से एक मोमेंट के लिए हटा देते थे। जैसे ये शटर यहाँ से हटती थी, लाइट एंटर कर जाती थी अंदर। जैसे लाइट इसके ऊपर एंटर करेगी तो वो लाइट इस पे केमिकल रिएक्शन कर देगी। क्या कर देगी? केमिकल रिएक्शन, यानी कि क्रिया कर देगी वो लाइट। और लाइट जैसी क्रिया करेगी तो ये पेड़ का फोटो ना यहाँ छप जाएगा, ठीक है, और हम उसको डेवलप कर लेते थे। अब मैं ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि ऐसा कौन सा केमिकल है जो सनलाइट में, यानी रोशनी में, प्रकाश में रिएक्ट करता है, तो वो सिल्वर ब्रोमाइड करता है, ठीक है। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था जब हमने विघटन अभिक्रियाएं पढ़ी थी, यानी कि डीकम्पोजिंग रिएक्शंस पढ़ी थी। तो वहाँ पे क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, वो सनलाइट में डिकम्पोज हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक वाटर के वजह से डिकम्पोज एक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोज होता है, वो थी हमारी वाटर। और एक होता है जो थर्मल, यानी हीट के वजह से डिकम्पोज होता है, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी थी, डिकम्पोजिंग रिएक्शंस, ये वहीं से आया है, ठीक है। तो फोटोग्राफी में हम सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज सोडियम क्लोराइड? तो सोडियम क्लोराइड होता है हमारा NaCl, इसका भी फॉर्मूला याद रखिएगा। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो माय थर्ड क्वेश्चन गोज हियर। मेरा तीसरा सवाल है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए। वॉशिंग सोडा, अच्छा, इसका फॉर्मूला पूरा लिखिएगा, क्रिस्टलाइन वाटर के साथ में लिखिएगा, आधा फॉर्मूला मत लिखिएगा, है ना। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है ना। क्योंकि पता है क्या, आप लोगों को पुश करना पड़ेगा, तभी आप लोग कमेंट करेंगे और पढ़ाई करेंगे, और ऐसा करेंगे तो आप रिजल्ट अच्छा लाएंगे, तभी आप मुझे याद रखेंगे, अदरवाइज तो 11th में आते ही भूल जाएंगे। तो फ्रेश मिल्क हैज़ द pH of 6, ठीक है। फ्रेश मिल्क हैज़ pH of 6 व्हेन मिल्क टर्न्स, मतलब जो ताज़ा दूध होता है ना, उसकी pH 6 होती है। इन्होंने खुद नहीं बता दिया कि ताज़ा दूध जो आता है उसकी pH 6 होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसका दही बना दिया, कर्ड बना दिया है, तो उसकी pH कितनी हो जाएगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अब देखिए, आपकी जो pH स्केल होती है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया है 7, यहाँ पे हमने लिख दिया है 0, और यहाँ पे लिख दिया है 14। अब हमने कहा कि इसकी pH 6 होती है, ठीक है। जैसे ही हम इसको कर्ड बनाएंगे, यानी दही बनाएंगे, तो दही ज़्यादा खट्टा होता है ना, खट्टा होता है, तो यानी ये किस में कन्वर्ट हो गया, अम्ल में कन्वर्ट हो गया है। अम्ल में जैसे ये कन्वर्ट होगा तो वैसे ही इसकी pH और नीचे चली जाएगी, ठीक है। जैसे ये कन्वर्ट होगा इसकी pH और नीचे चली जाएगी, यानी 6 से भी नीचे हो जाएगी। तो 7 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 7 पे जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल यानी कि उदासीन हो जाएगा, और उदासीन तो खट्टा नहीं होता है, ठीक है। क्या 6 से कम हो जाएगा?
तो हाँ जी बिल्कुल 6 से काम हो जाएगा, आंसर तो यही होगा। ग्रेटर देन 7, क्या 7 से ज़्यादा हो जाएगा? नहीं जी, 7 से ज़्यादा होते ही तो ये बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और रिमेन अनचेंज, क्या ये अनचेंज रहेगा? तो नहीं, अगर अनचेंज होता तो दूध की जो खटास होती है और दही की खटास होती है ना, वो बराबर होती। तो माय फोर्थ क्वेश्चन गोज हियर। मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि जो कर्ड होता है यानी कि दही होता है, उसमें कौन सा एसिड मिलता है? उस एसिड का नाम आपको मुझे यहाँ पे बताना होगा। 4 क्वेश्चन आते, 5 से ज़्यादा नहीं दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो ये हो गया है। और दे भी दूं तो क्या आप याद कीजिएगा ना, इतना तो चलता है। रिप्रोडक्शन थ्रू द रीजेनरेशन अकर्स इन। अब आपसे पूछा गया है कि रीजेनरेशन यानी कि पुनर्जनन, पुनर्जनन भी कहते हैं इसको और पुनरुद्भवन भी कहते हैं। तो रीजनरेशन होता है उसमें रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या बता दूं मैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है ना, यानी जनन जो होता है, वो जनन 2 टाइप्स का होता है। वन इज असेक्सुअल होता है एंड सेकेंड वन इज अ सेक्सुअल होता है। ठीक है, लैंगिक या अलैंगिक जिसे कहा जाता है। और जो असेक्सुअल होता है उसके 5 to 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 5 to 6 टाइप, उन्हीं में से एक टाइप होता है, दैट इज द रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो रीजनरेशन का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल है, वो आप याद रख लीजिएगा, दैट इज हाइड्रा। है ना, हाइड्रा में भी होता है और प्लेनेरिया में भी होता है रीजनरेशन, दोनों में होता है। दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए अमीबा में क्या होता है, तो अमीबा में होता है फिजन। अमीबा में क्या होता है? फिजन होता है, जिसे हिंदी में विखंडन कहते हैं, जिसे हिंदी में विखंडन कहते हैं। राइजोपस जो होता है उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। और ब्रायोफिलम जो होता है ना, उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि कायिक संवर्धन होता है, और वो भी पत्तियों के द्वारा, है ना, पत्तियों के द्वारा। तो हमने जो मेथड देखे थे ना, मतलब जो मैं यहाँ बता रही थी, उसमें से कुछ मेथड्स के नाम मैं आपको लिखती हूँ। जैसे फिजन हो सकता है, रीजनरेशन जो आपने ऊपर अभी देखा, वो रीजनरेशन का एक तरीका हो सकता है ना। एक वेजिटेटिव, पूरा लिख दो, ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है, इतना काफी है। अच्छा, एक स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, और एक हो सकता है बडिंग जिसे हम कहते हैं, बडिंग, बडिंग हो सकता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आप कहोगे कि मैम ये जो हाइड्रा है ना उसमें तो बडिंग होती है। हाइड्रा में बडिंग भी हो सकती है और रीजनरेशन भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। और ब्रायोफिलम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, अमीबा में फिजन होता है। ठीक है, तो ये आपका रिप्रोडक्शन थ्रू दी असेक्सुअल मोड हो गया है, मतलब अलैंगिक जनन हो गया है। लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं, टाइप नहीं होते इसके, एक ही टाइप होता है। 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक तो प्लांट के लिए पढ़ना होता है, यानी कि पौधों में कैसे होता है, उसके लिए हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। और दूसरा ह्यूमंस का होता है, जिसमें हम मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, राइट। तो कुछ कुछ ऐसा है, आपको इन सबके एग्जाम्पल याद रखने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ओके, ये वापस से ना हार्मोन का क्वेश्चन डाल दिया मैंने यहाँ पे। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन किससे रिलेट करते हैं? तो देखिए मैं आपको बताऊं कि हमने कुछ देखे थे ना हार्मोन, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहाँ से पिट्यूटराइन हार्मोन निकलता है, यानी पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन निकलता है, इसके अलावा इंसुलिन निकलता है। तो वैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी निकलते हैं। ये दोनों कहाँ से निकलते हैं? ये दोनों निकलते हैं नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र से। ठीक है, ये नर से निकलता है यानी मेल का होता है ये, और ये मादा यानी कि फीमेल से ये एस्ट्रोजन निकलता है। अब यहाँ पे ये क्या काम करते हैं? क्या ये शुगर लेवल को यानी कि ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करते हैं? नहीं। तो शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करता है भाई? इंसुलिन करता है। ठीक है, इंसुलिन करता है। कभी कभी उल्टा भी पूछा जा सकता है ना कि इंसुलिन आर रिलेटेड टू, तो इंसुलिन, सॉरी यहाँ पे और लिख दिया है, आर है। ठीक है, इंसुलिन किससे रिलेट करता है? तो भाई शुगर लेवल से रिलेट करता है। डाइजेशन में कौन सा हार्मोन काम आता है? तो डाइजेशन में कोई हार्मोन काम नहीं आते हैं, यहाँ पे एंजाइम्स काम आते हैं। क्या काम आते हैं? एंजाइम। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन दे दूं,
अच्छा बताइए, जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन, तो प्रोटीन के डाइजेशन में जो एंजाइम काम आता है उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताइए। प्रोटीन के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम काम आता है मुझे कमेंट सेक्शन में। तो 5 सवाल हो गए, जिनके पांचों के आंसर आएंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में लेने वाली हूँ, ठीक है। और उसके पीछे अपना नाम भी लिख दीजिएगा। तो ये हो गए हमारे क्या डाइजेशन, क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन, हाँ, हार्मोन्स की वजह से नहीं होता है, किसके वजह से होता है, एंजाइम्स की वजह से होता है। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी हाँ इसी की वजह से होती है। प्यूबर्टी को हिंदी में कहते हैं यौवनावस्था, जब फीमेल में फीमेल वाले लक्षण दिखने लग जाते हैं और मेल में मेल वाले लक्षण। फॉर एग्जाम्पल दाढ़ी मुचका आना, आवाज़ का भारी होना, ये मेल का है। फीमेल का है आवाज़ का पतला होना, स्किन का सॉफ्ट होना, ये सब क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी के लक्षण होते हैं। एक्सक्रिएशन मतलब उत्सर्जन होता है। एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन। क्या उत्सर्जन में हार्मोन्स काम आते हैं, तो नहीं, उत्सर्जन में कोई हार्मोन काम नहीं आते हैं, उत्सर्जन तंत्र काम आता है। और वहाँ पे उत्सर्जन तंत्र की जो इकाई होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, वो नेफ्रॉन्स काम आते हैं, ठीक है। तो उत्सर्जन में कौन सी इकाई काम आती है, नेफ्रॉन काम आती है, पर वो कोई हार्मोन नहीं होता है जी। इसको कहा जाता है अपमार्जक, ठीक है, अपमार्जक कहा जाता है। यानी कि आप जब ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये पिरामिड बनाते हैं ऊर्जा तंत्र का, तो यहाँ पे आपके क्या आते हैं, उत्पादक आते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। अब तृतीयक उपभोक्ता के बाद में बारी आती है डिकम्पोजर्स की। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, क्या वो खाना बनाते हैं, तो नहीं जी, खाना तो केवल केवल उत्पादक बनाते हैं। क्या वो हवा को प्योर करते हैं, प्योरीफाइंग द एयर, क्या वो हवा को प्योर यानी शुद्ध करके देते हैं, तो नहीं, वो शुद्ध नहीं करते हैं। क्या वो इम्प्योर कर देते हैं, तो इम्प्योर क्यों करेंगे, वो उनका मतलब हवा से कोई रिलेशन नहीं है कि वो उसको शुद्ध करेंगे या शुद्ध करेंगे, ऐसा कोई वो काम नहीं करते हैं। रिसर्कुलेटिंग सबस्टांसेस, यस, वो रिसर्कुलेटिंग सबस्टांसेस का मतलब है कि जो तत्व हैं उनका पुनर्चक्रण में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं कि जब तृतीयक उपभोक्ता मर जाते हैं या द्वितीयक या प्राथमिक या उत्पादक, इनमें से कोई भी जब डेड हो जाता है, मर जाता है, मृत हो जाता है, तब क्या करते हैं, ये उस मृत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे कोई ये मृत डेड बॉडी है, उसके ना हर एलिमेंट को ये अलग कर देगा, इसमें से नाइट्रोजन अलग, कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग, सबको अलग करके अपनी अपनी जगह पे पहुंचा देगा। फिर वापस से ये नाइट्रोजन जो इन्होंने अलग किया है उसको ये प्राथमिक, इनको ये उत्पादक फिर से काम में ले लेंगे। तो ये पूरा चक्रण दोबारा चलता रहेगा। यानी इसने अलग किया नाइट्रोजन को और नाइट्रोजन इन्होंने काम में ले ली, फिर ये इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, वापस से ये डिकम्पोजर के पास पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से ये पुनर्चक्रण में हेल्प करते हैं, मतलब साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई प्लांट या कोई एनिमल मर जाता है, तो जो उस पर छोटे छोटे कीटाणु टाइप लग जाते हैं, वो क्या करते हैं, उसे खाद में बदल देते हैं वापस से, है ना, मैन्योर में बदल देते हैं, और वो खाद हम वापस से प्लांट में डाल देते हैं और प्लांट में वो ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो वो उन्होंने क्या किया कि डेड को वापस से उस साइकिल के अंदर धकेल दिया। दैट इज नोन एज अ रीसर्कुलेटिंग सबस्टांसेस। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज्ड फॉर मेटल एक्सट्रैक्शंस फॉर सल्फाइड ओर। इन्होंने बोला है कि धातु के निष्कर्षण, है ना, धातु का निष्कर्षण करना है अपने को, और कौन है हमारे पास जो ओर है वो क्या है, सल्फाइड ओर है। तो हम कौन सा मेथड काम में लेंगे, देखो हमने क्या किया कि हमें धातु का एक्सट्रैक्शन करना है, तो हमारे पास दो तरह के ओर हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि या तो वो सल्फाइड होंगे, है ना। देखो आप इंग्लिश वाले यहाँ पढ़ सकते हो, इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें हिंदी में लिख रही हूँ ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए, है ना। तो सल्फाइड ओर हो गए, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बोनेट, मतलब दो तरह के हो सकते हैं, एक सल्फाइड भी हो सकता है, कार्बोनेट भी हो सकता है। अब जब सल्फाइड ओर हमारे सामने आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इनका करते हैं रोस्टिंग। क्या करते हैं, रोस्टिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है भंजन, जिसे क्या कहा जाता है, हिंदी में भंजन कहा जाता है। और कार्बोनेट ओर का हम क्या करते हैं, उनका करते हैं कैल्सिनेशन, यानी कि उनका करते हैं निस्तापन, ठीक है। निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। तो मैंने कैल्सिनेशन लिख दिया, यहाँ पे रोस्टिंग लिख दिया। तो सल्फाइड ओर का रोस्टिंग किया जाता है, कार्बोनेट का कैल्सिनेशन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
फाइंड राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, तो रोस्टिंग में हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और इसमें ऑक्सीजन का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं या बहुत कम के बराबर करते हैं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं इनको ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म करते हैं। और जब हमारा रोस्टिंग या कैल्सिनेशन यानी निस्तापन या भर्जन हो चुका होता है, उसके बाद इसका किया जाता है अपचयन। ठीक है, इसके बाद इसका क्या किया जाता है, अपचयन यानी रिडक्शन किया जाता है। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है, यानी या तो सल्फाइड है तो आप भंजन कर दीजिए, रोस्टिंग कर दीजिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनको गर्म कर दीजिए, गर्म करने के बाद में आपको कुछ मिल जाएगा। या अगर आपके पास कार्बोनेट्स है तो आप निस्तापन कर दीजिए, निस्तापन यानी कैल्सिनेशन कर दीजिए, यानी बिना ऑक्सीजन के आप उनको गर्म कर दीजिए। जब यहाँ पे कुछ भी जो आपको मिलेगा, या तो यहाँ से या यहाँ से, जहाँ से जो कुछ भी आपको मेटल मिलेगा उस मेटल का आप रिडक्शन कर दीजिए यानी अपचयन कर दीजिए, तो आपको प्योर मेटल मिल जाएगी। बस ये एक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है सल्फाइड के लिए क्या करेंगे, तो सल्फाइड के लिए हम रोस्टिंग करेंगे। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन तो मतलब ऑक्सीडाइज्ड होना होता है, यानी कोई चीज़ ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, उसे कोरोजन कहते हैं, या कह दे जंग लगना जिसे कह सकते हैं। और थर्मिट रिएक्शन वो होती है जो टेम्परेचर की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, कैल्सिनेशन मैंने समझाई दिया, रोस्टिंग आपको बताई दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक डेफिनेशन है, एक्चुअली ये एक डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन एज इट इज सॉरी जस्ट अ मिनट, ये एक डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को एज इट इज लर्न करना है, याद करना है कि ह्यूमन आई इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द करेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन। भिन्न भिन्न स्थानों पर रखी हुई वस्तु को साफ देखने के लिए हमारी आंख के अंदर आंख की क्षमता को, है ना, आंख की समंजन क्षमता को, सॉरी क्या बोलते हैं, आंख की क्षमता को एडजस्ट करने की एक क्षमता पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, हिंदी में उसे समंजन क्षमता कहते हैं, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं पहले, फिर बताऊंगी इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखो सपोज ये आई है, वैसे इसे ऐसे हल्का सा ऊपर से उठा के बनाया जाता है। अब यहाँ पे कोई वस्तु है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, पास में भी है और एक ऑब्जेक्ट दूर में भी है। अब हमने ये पास की वस्तु देखनी है और उसको भी यही इमेज फॉर्मेशन करना है। अगर हम कहें कि कोई वस्तु दूर रखी हुई है, उसको भी हमें देखना है और उसको भी हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है, सो दैट इट कैन सीन क्लियरली, ताकि ये क्लियर दिखाई दे। तो हम पास की वस्तु को भी क्लियर देख सकते हैं और दूर की वस्तु को भी क्लियर देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल से ऐसा कर रहे हैं, आप अपना मोबाइल लीजिएगा और कोई नोटबुक रखिएगा, तो अगर आपकी नोटबुक पे कुछ लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट बुक पे या नोटबुक पे कुछ लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको पहले टच करना पड़ता है स्क्रीन को। जब स्क्रीन को टच करते हो तो वो अक्षर क्लियर दिखाई देने लग जाते हैं। फिर आप मोबाइल को दूर ले जाइए, अब आपको वो अक्षर क्लियर नहीं दिखाई देंगे। फिर आप स्क्रीन को टच करेंगे तो आपको वो अक्षर क्लियर, यानी आप वो टच करके क्या कर रहे हो, आप उसको, उसके लेंस को ना एडजस्ट कर रहे हो कि पास में है तो क्लियर दिखे, दूर है तो भी क्लियर दिखे। तो सेम हमारी आंख में भी ऐसा होता है। तो हमारा जो यहाँ पे एक लेंस होता है ना आंख में, यहाँ पे एक लेंस होता है, वो लेंस अपने आप छोटा और बड़ा हो सकता है, उसको कहा जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या कहा जाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, कैटरेक्ट, नियर साइटनेस और मायोपिया, ये तीनों एक प्रकार की डिफेक्ट हैं जो आपके आई में दिखाई, मतलब जो किसी की आईज में हो सकते हैं, डिफेक्ट हैं, यानी कि एक प्रकार के रोग, जिन्हें रोग तो नहीं कहेंगे वैसे, एक तरीके की कमियां हैं जो आंख में पाई जाती हैं। कैटरेक्ट, नियर साइटनेस, यानी जैसे इन्हें हिंदी में बोलूंगी तो ये हो जाएंगे हमारे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष एंड ये सब। ठीक है, तो हमारे लिए जो डेफिनेशन पूछी गई है वो किसकी डेफिनेशन है, पावर ऑफ अकोमोडेशन की डेफिनेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, वहां पे क्या होता है, क्या उसकी स्टेट में चेंज होता है, स्टेट मतलब उसकी अवस्था। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। अवस्था परिवर्तन, क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, क्या उसके कलर यानी कि रंग में परिवर्तन हो जाता है, क्या उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है, या उससे कुछ गैसें निकलनी शुरू हो जाती हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल चेंज होता है, वहां पे क्या होता है, तो अवस्था परिवर्तन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है।
तो उसके कलर में भी बदलाव आ सकता है। आपने पढ़ा होगा ना कॉपर सल्फेट वाला, कॉपर सल्फेट कैसे ब्लू कलर का होता है, ठीक है, जैसे उसके अंदर आयरन यानी लोहे की कील डाली जाती है उसका रंग भूरा हो जाता है ना, ब्राउनिश हो जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या टेम्परेचर में चेंज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट में आप पानी डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में, तो क्या होता है, एकदम से भाप निकलना शुरू हो जाती है, पानी निकलना शुरू हो जाता है। इवॉल्व ऑफ गैसेस, क्या गैसेस निकलती हैं? हाँ निकलती हैं। आप किसी मेटल की स्ट्रिप के ऊपर, इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम को एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो गैस निकलनी शुरू हो जाती है। कौन सी गैस निकलती है जरा बताओ तो? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस निकलनी शुरू हो जाती है। सो दैट इज नोन एज ए केमिकल चेंज, मतलब ये। तो आप कहोगे इसका आंसर क्या है? तो मैंने इसको जानबूझ के ऐसा बनाया है, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, इसमें ऑल ऑफ द अबव लिख के आ जाएगा, सब कुछ होता है, ये चारों होता है। अवस्था परिवर्तन भी होता है, कलर में भी चेंज होता है, टेम्परेचर में भी चेंज होता है, गैसेस भी निकलती हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। आपको ये कैसा लगा ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो बस यूँ समझ लो कि आपकी फ़ीस है ये, आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपकी फ़ीस है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इतना बता दीजिए कि आपको ये कैसा लगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगला। थैंक यू सो मच, बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।